देखिए, कल हम अपनी क्लास में स्टडी कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते समय हमने यूनिट लेमिलर मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया था। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे कि उसमें लिपिड का कौन सा टाइप पाया जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस टाइप, प्रोटीन है वो किस टाइप के पाए जाते हैं। अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसकी बात करें तो देखिए, इसमें जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन का डिफरेंस भी हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो मिड में पाए जाते हैं, जो साल्ट सॉल्यूशन से भी सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन आपस में वॉन डेर वाल या आयनिक बॉन्ड, वॉन डेर वाल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रह ये इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड के साथ आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। और दो लिपिड बाइलेयर जो है उनके हाइड्रोफोबिक जो एरिया हैं, जो टेल रीजन हम कहते हैं, वो वांडरवाल फोर्स से अटैच रहती हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन टनल या चैनल फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन दो टाइप के माने गए हैं, सीस टाइप के प्रोटीन और ट्रांस टाइप के प्रोटीन। देखिए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सीस प्रोटीन वो होंगे जो मेम्ब्रेन जो होगी उसके आउटर एरिया में मौजूद होंगे, लेकिन ट्रांस होंगे वो वन एरिया टू जो सेकंड एरिया आउटर टू इनर कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। सिंगर निकोलसन ने जो प्रपोज किया था उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आपको नजर आ रही है। ये रही फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में ये हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक इसका ग्रुप है, जो आपको यहाँ टेल के रूप में नजर आ रहा है। ऊपर के डायग्राम में आपने देखा ही है कि ये वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। इस लिपिड बाइलेयर के बीच में यहाँ आप देख रहे हैं प्रोटीन मौजूद हैं, सीस प्रोटीन है ये रहा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ट्रांस प्रोटीन के रूप में, ये देखिए ये इंट्रिंसिक प्रोटीन ट्रांस प्रोटीन के रूप में है। साथ ही इसके ऊपर बाहर की ओर भी प्रोटीन पाया जाएगा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा। ये सीस प्रोटीन रहा, ये इसका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अब अगर इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, और अगर लिपिड के साथ जुड़ा होता है तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। ये अगर साइटोप्लाज्म की ओर देखेंगे तो ये एक्टिन प्रोटीन की चेन नजर आएगी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नजर आएगा आपको, जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, और ये ट्रांस प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपको मैंने अभी बताया ही है कि यदि प्रोटीन के साथ ओलिगोप्रोटीन जुड़े होंगे, ओलिगोपॉलीसेकेराइड जुड़ा हुआ होगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। अगर लिपिड के साथ जुड़ा होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड होगा। आखिर इस 1 to 2% जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका रोल क्या है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन पे सेल रिकॉग्निशन और सेल एडिशन में रोल होता है। एक सेल दूसरी सेल को रिकॉग्नाइज इसकी हेल्प से करती है, एक सेल दूसरी सेल के साथ जो एडिशन शो करती है वो भी इसी की हेल्प से शो करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर 30 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एटीपीएज एंजाइम मेनली प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फर्स्ट फंक्शन अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि इसमें कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता, निष्क्रिय अभिगमन हम कह सकते हैं हिंदी में। कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होगा, बल्कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ अणु आयन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ किसी चीज के 5 मॉलिक्यूल हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ किसी चीज के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होगा कि 5, क्योंकि इधर
हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूल 5 से 3 की ओर मूव करेंगे। वही ट्रांसपोर्टेशन जो बिना एनर्जी के हो, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप में डिफाइन किया गया है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, जिसमें जिसका अमूमन एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि एक कमरे की एक कोने पे अगर अगरबत्ती को जलाया जाता है तो थोड़े समय बाद एयर फ्लो के द्वारा उस अगरबत्ती के मॉलिक्यूल हैं, या विदाउट एयर फ्लो भी कह सकते हैं, उस अगरबत्ती के मॉलिक्यूल हैं वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे कमरे में सुगंध हो जाती है, वो सिंपल डिफ्यूजन है। ओस्मोसिस ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन जिसे हम कैरियर प्रोटीन रोल प्ले करते हैं। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जिन्हें हम चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन कहा था, उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसमें फ्लो होता है। यहाँ देखिए हाइपरफोबिक या हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया है ओस्मोसिस। ये सिंपल डिफ्यूजन कह सकते हैं या ओस्मोसिस डिफ्यूजन कह सकते हैं। ओस्मोसिस बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के लिए प्रोड्यूस किया जाता है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं तो वो ओस्मोसिस होगा। ये एग्जांपल दिया गया है फैसिलिएटेड आपका फैसिलिएटेड डिफ्यूजन का। तो फैसिलिएटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है या डिफ्यूजन है, उसमें आप ये देखिए इंट्रिंसिक प्रोटीन है, वो चैनल के रूप में कार्य करती है, यानी वो एक चैनल बना देती है, टनल इस तरह से एक टनल बना देती है, और इससे होते हुए मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव कर जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाती हैं। ये चैनल प्रोटीन है, तो इसमें ये रोल प्ले करता है जो प्रोटीन कैरियर के रूप में यहाँ वर्क करता है। अब हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होगा कि उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन में एटीपी यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो वो हाई टू लो की ओर मूव करते हैं, सॉरी लो टू हाई की ओर मूव करते हैं, यानी कॉन्स्टेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल किधर मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। लेकिन इसके लिए एनर्जी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव होने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में प्रयुक्त होती है। आप जानते हैं एटीपी एनर्जी की करेंसी होती है, इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एटीपी में एक फॉस्फेट जब टूट के एडीपी का फॉर्मेशन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही सोडियम पोटेशियम पंप है, हाइड्रोजन पंप है, कैल्शियम एटीपीएस पंप है, ये कुछ सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाला मैकेनिज्म है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप सेल मेम्ब्रेन के साथ हम नॉर्मली जो जो नर्व सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन पे स्टडी करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये इसका कैरियर प्रोटीन है, वाहक प्रोटीन है। इस कैरियर प्रोटीन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ कितने सोडियम मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 3 सोडियम, यहाँ सोडियम मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा सोडियम मॉलिक्यूल है। इसमें दिखाया है यहाँ पर कि 3 सोडियम मॉलिक्यूल एक बार ट्रांसपोर्ट होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल है वो कैरियर प्रोटीन की जो रिसेप्टर साइट है ये यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाती है। अब ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है इसके बाहर, ये कैरियर मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अब आप आउटर साइड यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल सेल बाहर का जो टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है, उसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉरी हाई है, मैं करेक्शन करना चाहूंगा, अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब सोडियम अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिएगी इसे। तो जैसे ही कैरियर प्रोटीन के साथ सोडियम बाइंड करेगा
तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, तो फिर भी ये बाहर जाएगा तो एटीपी खर्च होंगे। एटीपी क्या करेगा, जो एटीपीएज है वो एटीपी को ब्रेक कर देगा और एडीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो एटीपीएज एंजाइम मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एटीपी को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है। ये पूछा भी जाता है कि एटीपी को कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है, एटीपीएज। तो लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन से सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर 3 मॉलिक्यूल चले गए हैं। उसी समय क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो ये बाहर एक्सपोर्ट हो गए। उसी समय जैसे ही ये इसी के पैरेलल प्रोसेस के अंदर जैसे ही सोडियम रिलीज होंगे वैसे ही 2 पोटेशियम आयन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है वो इसके साथ बाइंड होंगे और बाइंड होके जैसे ये अपना इससे एडीपी सेपरेट हो जाएगा वैसे ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी कैरियर प्रोटीन की और 2 सोडियम आयन होंगे वो री एंटर कर जाएंगे अंदर की ओर। इस तरह से इसका तो कंसंट्रेशन ग्रेड इसका भी देखिए आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूवमेंट हुआ, इसका भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूवमेंट हुआ। तो ये कहलाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। इसमें आपको 2 क्वेश्चन तो याद रखने हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और इस प्रोसेस में 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल एटीपी कंज्यूम होती है। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होती है। जब सेल किसी पदार्थ का अंतःग्रहण करती है तो यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। देखो यहाँ ये ध्यान करना है, किसी पदार्थ का अंतःग्रहण करना ही एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस के 2 प्रकार होती हैं, एक तो फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि यदि कोई सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उसका सेल अगर रिसीव करती है, उसको सेल ईटिंग करती है, तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके पास ये कोई सॉलिड पार्टिकल आ रहा है, तो सेल अपने अंदर की ओर मूव इसमें स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए इसे रिसीव कर लेगी और यहाँ बना देगी फैगोसोम। तो फैगोसोम वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सेल के अंदर जो एक्सटर्नल सॉलिड मटेरियल जिसको अंतर्ग्रहित किया गया, रिसीव किया गया, वो मौजूद हो, ये फैगोसोम कहलाएगी स्ट्रक्चर। फिर लाइसोसोम कनेक्ट होकर इसका डाइजेशन कर देगा। पिनोसाइटोसिस की भी वही बात होती है, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस बट द डिफरेंस इज कि पिनोसाइटोसिस के अंदर सॉलिड मटेरियल का कोशिका अंतर्ग्रहण न करके कोशिका लिक्विड मटेरियल होती है उसका अंतर्ग्रहण करती है, इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, किसी पदार्थ का सेल के द्वारा बहिक्षेपण करना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। कोई पदार्थ अगर कोशिका से बाहर त्याग दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है।